इस्लामिक और क्रिश्चियन स्क्रिप्चर्स की भी कुछ कहानियां हैं जो माइथोलॉजी है। इवन दो प्रॉफिट मोहम्मद और जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल फिगर्स हैं, लेकिन जो मिरेकल्स की कहानियां इनसे अटैच करी जाती हैं वो हिस्टोरिकल नहीं है। ना तो साइंटिस्ट ना ही हिस्टोरियंस उन्हें सच मानते हैं, तो ये सिर्फ मेरी पर्सनल राय नहीं है। चाहे ये जीसस क्राइस्ट की कहानी हो कि कैसे उन्होंने पानी को वाइन में बदल दिया, या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की कहानी कि कैसे उन्होंने चांद को अपनी तलवार से 2 हिस्सों में बांट दिया। इंडियन यूट्यूबर डॉरवॉटी ने अपनी एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर हिस्टोरिकल और ओरिजिनल मैथोलॉजिकल कहानियों का जिक्र करते हुए कुरान मजीद के अंदर मौजूद एक वाक़या शक्कुल कमर का जिक्र किया और बताया कि यह भी रामायण और क्रिश्चियनिटी के अंदर मौजूद दियो मलाई किस्से कहानियों की तरह का बस एक वाक़या है, जिसे ना तो कोई साइंस सपोर्ट करती है और ना ही हिस्ट्री। और ये मौजज़ा शक्कुल कमर यानी चांद के 2 टुकड़े करना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार से किया था। पहली बात तो यह कि कुरान मजीद और सही अहादीस के अंदर इस मौजज़े का जिक्र मौजूद है, पर यहाँ पर किसी भी तलवार का कोई जिक्र मौजूद नहीं। ये मुशरिकीन मक्का के चैलेंज करने पर या फिर उनके मुतालबा करने पर अल्लाह ने मौजज़ा दिखाया था, ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद से। दूसरी बात यह है कि जिस चीज़ के बारे में इंसान को मुकम्मल इल्म और हिस्ट्री का पता ना हो, तो उसको इन मामलात में अपनी ज़हनी सोचों की बुनियाद पर कोई भी राय देना सीधी सीधी जहालत है, जिसका मुज़ाहरा दारोराठी ने अपनी इस वीडियो के अंदर किया। यानी कि अगर मैं भी किसी मज़हब की तालीमात को पढ़े और समझे बगैर इसका इसलिए इनकार करना शुरू कर दूं कि ये मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो जनाब बहुत कुछ ऐसा है जो कि हिंदुइज़्म के अंदर एक्सप्लेन करना शायद आपके लिए बायसे शर्म भी होगा और इलॉजिकल भी। पर यहाँ पर इस वीडियो का मकसद आपकी इस्लाह करना है, ना कि इख्तलाफात को मज़ीद बढ़ाना। आपके अल्फाज सीधा सीधा कुरान करीम की आयात का इनकार हैं और मज़हब किसी भी शख्स के लिए सबसे सेंसिटिव मामला हुआ करता है। सो अपने गुमान या खुद की कम इल्मी की वजह से मज़हब जैसे मामलात पर अपनी राय देने से पहले आप इसकी बाकायदा तहकीक कर लिया करें। सबसे पहले इस मुजज़े का पस्से मंज़र जान लें, इसके बाद इसके साइंटिफिकल, हिस्टोरिकल और लॉजिकल पहलुओं की बात करते हैं। कुरान करीम की सूरतुल कमर के अंदर बयान होता है कि क़यामत आ गई और चांद फट गया, और अगर वो कोई मुजज़ा देख लें तो उससे मुंह मोड़ लें और कहें ये तो हमेशा से चला आता हुआ बस एक जादू है। कुरान करीम की इन आयात ने शक्कुल कमर के वाक़े को एक मुजज़े के तौर पर बयान किया है। ये मुजज़ा चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर रूनुमा हो चुका है, लिहाजा कुरान करीम ने इसको माजी में यानी एक गुजर चुके वक्त के तौर पर बयान किया है। इसका मतलब ये है कि इस वाक़े के कुछ आसार मौजूद हो भी सकते हैं, और ऐसा भी मुमकिन है कि बिल्कुल मौजूद ही ना हो, क्योंकि ये आम हालात से हटकर एक मुजज़ा था जो कि कानून कुदरत को तोड़कर ज़ाहिर हुआ। कुरान करीम के अलावा सही अहादीस से भी मुतवातिर ये वाक़या साबित है, क्योंकि बहुत से जलीलुल कदर सहाबा जैसा कि अब्दुल्ला बिन मसूद, जुबैर बिन मोतम, अब्दुल्ला बिन अब्बास, उन्स बिन मालिक और हुज़ैफा बिन यमान ने अपनी आंखों से वाक़या को देखकर खुद बयान किया। दरअसल ये वाक़या कुछ यूँ है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मुशरिकों का एक गिरोह आता है, जिसके अंदर वलीद बिन मुगैरा, अबू जहल, आस बिन वाइल, आस बिन हिशाम, असवद बिन अब्दुल मुतलिब और नज़र बिन हारिस शामिल थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अगर आप वाकई सच्चे रसूल हैं तो फिर आप अपनी सच्चाई के सबूत के अंदर चांद के 2 टुकड़े करके दिखाएं, वो भी इस तरह से कि इसका एक टुकड़ा जबल कुबैस की पहाड़ी पर और इसका दूसरा टुकड़ा कोह कोहकान की पहाड़ी पर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अगर ऐसा हो गया तो क्या तुम लोग ईमान ले आओगे? तो वो कहने लगे कि हाँ बेशक। ये 14वीं की रात थी और चांद आसमान पर अपने पूरे आबोताब के साथ जगमगा रहा था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह इन मुशरिकों का सवाल पूरा फरमा दे। इसके बाद आपने उंगली से इशारा किया तो चांद इसी तरह से 2 टुकड़े हो गया जिस तरह से काफरों ने कहा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े के बाद फरमाया कि ए अरकम और अबू सलमा, इस बात पर गवाह रहना मगर ये मुशरिकीन मक्का इस मुजज़े को देखकर भी ईमान न लाए, क्योंकि इनकी अक्लों पर पर्दा पड़ चुका था, बल्कि वो कहने लगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर जादू कर दिया था, इसीलिए हमें सब कुछ दिखने लगा। ऐसा इन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि जादू नज़र के धोखे का नाम है और मुजज़ा हकीकत के अंदर चीज़ों के बदलने का। मिसाल के तौर पर फिरौन मिस्र के दरबार के अंदर मौजूद जादूगरों ने जब अपनी रस्सियाँ सामने डाली तो वो जादू से दरबार के अंदर मौजूद लोगों को सांप दिखने लगी, और जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना अस्सा मुबारक ज़मीन पर डाला तो वो एक बहुत बड़ा अजदहा बनकर इन तमाम सांपों को निकल गया। अभी ये जादूगर जो कि अपने फ़न के अंदर या फिर अपने जादू के अंदर माहिर थे, तो वो इस बात को जान गए कि ये कोई जादू नहीं बल्कि ये एक मुजज़ा है, क्योंकि ये सब कुछ एक हकीकत के अंदर हो रहा है, ना कि नज़र के धोखे से। सहाबी कहते हैं कि हम जानते हैं कि इतना गैर मामूली वाक़या जो कि मुजज़ा था, लेकिन मुशरिकीन मक्का के लिए एक जादू, इसे यकीनन बाकी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया के लोगों ने भी देखा होगा, या फिर शायद कुछ लोगों ने, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग चांद पर नजरें जमाए नहीं बैठे होंगे।
सो हम लोगों ने इस बात को कंफर्म करने के लिए उन लोगों से इसके मुताल्लिक पूछा जो कि काफिले लेकर उस वक्त दूसरे मुल्कों के अंदर गए हुए थे। इन सब लोगों ने तस्दीक की कि हाँ, हम लोगों ने भी ये मुआजिज़ा अपनी आंखों से देखा था कि चांद टूटकर 2 हिस्सों के अंदर तकसीम हुआ और फिर वापस ऐसे ही मिल गया। अब उस दौर में क्योंकि कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं था, ना इंटरनेट, ना लाइव ब्रॉडकास्ट का सिस्टम जिसे आज सबूत के तौर पर पेश किया जा सके, लिहाजा आज भी जैसे हम किसी वाक़े के रूनुमा होने के बाद वहाँ मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन या फिर अपनी आंखों से वाक़या देखने वाले लोगों से इसके मुताल्लिक राय लेकर इसे सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि ये लोग सबसे बेहतर जानते होंगे ये वाक़या कैसे और किस तरह पेश आया। बिल्कुल इसी तरह से जो लोग इस वाक़े पर मौके पर मौजूद थे, इन्हीं की रवायात को हम सबसे ऑथेंटिक और हातमी मान सकते हैं और इन तमाम रिवायात के अंदर बिल्कुल एक जैसे वाक़े का जिक्र मौजूद है। इसीलिए तारीखी तौर पर हम मजबूर हैं कि इन्हीं ऐनी शाहिदीन की गवाही को तस्लीम करें, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो जो शख्स इस मुआजिज़े का इनकार करता है तो वो खुद कोई तारीखी हवाला पेश करे कि मैं इस बुनियाद पर इसको ठीक नहीं समझता। ये दावा तारीखी तौर पर उसको गलत साबित करना है। अब बात आती है साइंटिफिक और लॉजिकल रिसर्च की। पहली बात तो यह है कि आज तक कोई इंसान चांद पर पहुंच ही नहीं सका और अमेरिका ने अपोलो मिशन के जरिए इंसानों को मून लैंडिंग का जो ड्रामा दिखाया वो हकीकत में कभी हुआ ही नहीं। इंसान आज तक चांद की सतह पर लैंड ही नहीं कर सका। हाँ, मशीन और रोबोट जरूर कर चुके हैं और वो आज भी कर रहे हैं। इसीलिए हम इंसान चांद की सतह के बारे में भी ठीक से कुछ नहीं जानते। 2023 में भी इंडिया चांद की सतह पर अपना रोवर भेजने का दावा कर रहा है, ना कि किसी इंसान को। ना अमेरिका, ना चाइना, ना रशिया, कोई भी इंसानों को चांद पर अब तक नहीं भेज सका। हालांकि अगर अमेरिका के इस दावे को मान भी लिया जाए तो फिर अपोलो मिशन को गुजरे या फिर इंसानों को चांद पर भेजे 60 साल से भी ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। जैसे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इंसान चांद की सतह पर मशीन और रोवर्स को भेजकर इसकी सतह की तस्वीरें तो ले सकते हैं, मगर इंसानों को भेजने और वहां पर जाकर रिसर्च करने का अब तक कोई डाटा मौजूद नहीं है। जब तक साइंटिफिकली तौर पर इसका कोई सबूत मौजूद नहीं है, कोई डाटा मौजूद नहीं है कि एक चीज की सतह के बारे में हम जानते ही नहीं हैं, तो इसके बारे में हम इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं कि इसके साथ कोई ऐसा वाकया ना माजी में पेश आया, या ये कि साइंस को सब कुछ पता है। साइंस का इल्म तो हर लम्हे के साथ इवॉल्व होता है या फिर चेंज होता रहता है। तो आज के मौजूदा साइंसी इल्म की बुनियाद पर दावा करना तो सरासर जहालत है। इसका सबूत है ये रीमा रेडियस। अपोलो 10 ने चांद के बहुत ही करीब से तस्वीर ली, जिसके अंदर चांद पर एक बहुत बड़ा निशान नजर आया जो कि दरअसल एक दरार की सूरत में मौजूद था। ये तस्वीर 1969 के अंदर ली गई थी और फिर अपोलो 11 की मदद से चांद की सतह पर उतरकर अमेरिका के मुताबिक इस निशान का मुशाहिदा किया गया जो कि 300 किलोमीटर लंबा था। पर यह किस वजह से, कैसे और कब बना, इसके बारे में आज भी इनके पास कोई जवाब नहीं। आज इसको लेकर इसके बारे में बहुत सारी थ्योरीज मौजूद हैं कि शायद ये किसी एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट का नतीजा है, या फिर चांद की सतह के कंप्रेस होने की वजह से बना, या फिर इसकी सतह के माजी में कहीं टूटने की वजह से। देखिए, मुआजिज़ा कभी भी आम हालात जैसा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त कानून कुदरत को तोड़ा जाता है और उसको तोड़ता वही है जो कि हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह ताला की जात। इसीलिए साइंसी तौर पर इसके सबूत का मौजूद होना जरूरी नहीं है। जब मुआजिज़ा अपने दावे के एतबार से ही आम कानून से हटा हुआ है तो आप इसके सबूत का तकाजा कैसे कर सकते हैं। मुआजिज़े का असल मकसद किसी नबी की नबूवत की दलील होता है, और जाहिर सी बात है कि दलील उन्हीं के लिए बामानी हो सकती है जिन लोगों ने इस मुआजिज़े का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा किया। लेकिन जिन लोगों ने इन मुआजिज़ात का ज़ाती तौर पर मुशाहिदा नहीं किया, वो ये दावा किस बुनियाद पर कर सकते हैं कि ये हुआ ही नहीं। मुआजिज़े की तशरीह हम 2 एतबार से कर सकते हैं। साइंस चूँकि एक इर्तिकाई इल्म है, साइंस कभी भी ये नहीं कह सकती कि इसने तमाम हकीकतों को जान लिया, बल्कि साइंस में हर वक्त इस बात का इम्कान रहता है कि एक नई तहकीक के आने के बाद पिछली को ख़त्म कर दिया जाएगा। तो आज के टाइम में ये कहना कि आज की साइंस के मुताबिक ये मुआजिज़ा हुआ ही नहीं, इसकी बजाय हम ये कह सकते हैं कि साइंस का इल्म अभी तक इतनी तरक्की नहीं कर पाया कि वो मुआजिज़े की तशरीह कर सके। इंसानी अकल आज भी इस मुआजिज़े को समझने के लिए इंतहाई कमज़ोर है। साइंस के मेयार के मुताबिक बार बार अगर कोई शख्स दुनिया के अंदर अपनी उंगली के इशारे से चांद को अपनी मर्जी से 2 टुकड़े कर दे और फिर उसके बाद इसको जोड़ दे, तो ही वो इस मुआजिज़े को मान सकती है, जो कि मुआजिज़े की डेफिनेशन ही नहीं। क्योंकि इस हिसाब से तो जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर को 2 टुकड़ों में किया, बिल्कुल इसी तरह से समंदर के अंदर रास्ता बनाया, अपने अस्सा मुबारक को अज़दा बनाया। तो अगर आज किसी शख्स के हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का वो अस्सा मुबारक लग जाए तो क्या वो शख्स आज के टाइम के अंदर इन मुआजिज़ात को दोहरा सकता है? क्योंकि ये मुआजिज़ात उस टाइम के अंदर नबूवत को साबित करने के लिए नबियों को अल्लाह के हुक्म से या अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। दूसरी तरफ यह भी मुमकिन है कि मजीद खोज के बाद हमें चांद पर इसके असरात दुनिया को निशानी के तौर पर मिल जाएं, या मुमकिन है कि ना मिलें। लेकिन जब तक साइंस खुद को इतना इवॉल्व नहीं कर लेती कि हम चांद पर मौजूद इन निशानियों को समझ सकें, इन दरारों या फिर टूटने जैसे निशानों को एक्सप्लेन कर सकें, उससे पहले वाक़या शक्कुल कमर या फिर कुरान पाक के बारे में यह कहना कि उसके अंदर बयान किए गए अल्फाज कुछ ऐसे हैं कि ये किसी किस्से कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा।
और लॉजिक ये कहती है कि हो सकता है कि चांद की सतह पर ये मौजूद तो हों, लेकिन इंसान इसको अब तक ढूंढ ना पाए हों। मिसाल के तौर पर चांद के साउथ पोल की मिसाल ले लें, जहां पर हमेशा अंधेरा ही रहता है और अब तक इंसान की बनाई गई कोई भी मशीन वहां पर नहीं जा सकी। इंडिया का चंद्रयान मिशन भी साउथ पोल के आखिरी किनारे पर ही लैंड करवाया गया है, न कि साउथ पोल के बिल्कुल डार्क साइड के इलाके पर।